हाय एवरीवन, मैं हूं नौशाद और आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूं बात करने लैपटॉप्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि हमें कौन सी लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए लेने के लिए, किस किस काम के लिए। जैसे कि मैं एक वेब डेवलपर हूं और छोटा मोटा डिज़ाइनर भी हूं, अच्छा खासा डिज़ाइन बना लेता हूं एक हद तक उसमें फ़ोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर में। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेनी चाहिए और जो नीचे जैसे कि काम करते हैं कोडिंग के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको भी कवर अप करूँगा कि उस हिसाब से कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए। क्योंकि हम लोग यार कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा लें। तो मैं भी कन्फ्यूज था, ये मेरे पर्सनल है, कन्फ्यूज था और कन्फ्यूजन दूर हो गई है। तो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ ताकि मैं भी अपना नॉलेज शेयर करूँ, क्या पता किसी को हेल्प हो जाए। तो इसी पर्पज़ से मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को बनाने। तो जो जैसे कि हम लैपटॉप लेते हैं, मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मुझे डिज़ाइनिंग भी करनी रहती है। जैसे कुछ कुछ इमेजेस को मैं साइज़ छोटा करना है या फिर किसी में अच्छा एडिशन करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ना लैपटॉप स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि कमज़ोर रहेगा, कि नॉर्मल रहेगा तो उसमें ये सब एप्लीकेशन डालने के बाद ना हैंग करने लगता है, स्लो हो जाता है या फिर हीट होने लगता है। तो इन सब सिचुएशन में हमें लैपटॉप लेने टाइम पे ये सब ध्यान रखना चाहिए कि हमें भाई काम क्या करना है। अगर ये सब काम नहीं है, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल ले लो, अगर ये सब काम है तो अच्छा लैपटॉप लो। तो एक वेब डेवलपर के लिए और थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना है, उसके लिए अगर लेना है अगर लैपटॉप, तो उसको चाहिए कि एक होता है इंटेल का प्रोसेसर, एक होता है AMD का, राइजन का। तो मेरा ओपिनियन है, मैं तो अभी तक इंटेल i3 यूज कर रहा था। इसमें कोरेल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप चल जाता है एक एक करके। एक साथ तीनों चलाएंगे तो पूरा एकदम हीट हो जाता है। और ये 2014 का मेरा लैपटॉप है, अभी तक चल रहा है। जब लिया था तो 2 GB रैम मिला था, उसको मैं अपग्रेड करते 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 अब तक खींच रहा हूँ। क्योंकि मैं खोल के ठीक भी कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को नॉलेज है उसके बनाने का भी, क्या क्या चीज़ें क्या क्या चेंज कर दें तो अच्छा रहेगा। कुछ दिन मैंने काम भी किया है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी है, तो उसका बेनिफिट लेके मैं ठीक कर लेता हूँ। तो बात करता हूँ कंटिन्यू उस पर कि हमें लैपटॉप लेते हैं कि डिज़ाइनर के डेवलपर के लिए कौन सी लेनी चाहिए। देखो, ज़्यादा कुछ करने का नहीं, i5 ले हुए अच्छा चलेगा। उसमें भी देख लेना कि i5 का कौन सा जनरेशन है। जनरेशन क्या होता है कि जैसे जनरेशन में 5, 6, 7, 8 ऐसे आते रहते हैं। तो अभी 10 चल रहा है, 9 चल रहा है, वो अभी क्या लेटेस्ट है, तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा कुछ बना के ही डाला होगा। और रेट से भी तुमको पता चलेगा कि जो 10th का है वो बहुत महंगा है, जो i5 का जो 3rd जनरेशन है वो बहुत सस्ता है। नॉर्मल कंप्यूटर का i5 का 3rd जनरेशन अभी मैंने 2-3 दिन पहले खरीदवाया था ऑफिस में, 3900 का मिला था, जो शॉप से जाकर लाया था। और वही अगर तुम लोगे, अगर i5 का 10th या 9th जनरेशन जो आता होगा, लेटेस्ट जनरेशन मेरा मतलब कहने का है, तो बहुत महंगा आएगा। 10,000 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जितना जाएगा जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि i5 लो अगर तुमको लेना है तो। i5 में क्या, इंटेल में और AMD में क्या होता है, इंटेल जो होती है ना वो सिंगल कोर की होती है, जितना कोर का प्रोसेसर रहेगा उतना ही कोर रहेगा, उतना ही थ्रेड रहेगा, जैसे कि उतना। AMD क्या होता है कि मल्टीटास्किंग होता है, पर्पज़ के लिए जो होता है। जैसे कि उसमें 6 कोर का है तो 12 थ्रेड होगा, मतलब कि मल्टीपल वर्क, जैसे कि मल्टीपल वर्क कहने का मतलब है, जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा मैं समझता हूँ। अब ये होता है जैसे कि हम एक टाइम पे मल्टी काम कर ले, ब्राउजिंग कर ले रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, ये सब में मल्टीपल टास्क हो जाती है। तो इसके लिए ये हो जाता है, i5 ले लो, या फिर अगर राइजन में लोगे AMD में तो आपको राइजन 5 ले लो, 3500 ले लो। लैपटॉप लेना है तो राइजन का 35, राइजन 5 35 जो 100 में जो आती है, 4 GB रैम के साथ दे रही है, अच्छा दे रहा है, मतलब मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो वो भी ले सकते हो। इंटेल में लेना है तो i5 ही लेना, वो भी अच्छा चलेगा। और अभी सब में तो क्या है कि ये 4 GB रैम तो ये मिनिमम है, कम से कम 8 GB रैम लोगे तो वो अच्छा चलेगा। मतलब कि कुछ दिन तक, क्या 2-3 साल तक देखने का फुर्सत ही नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा, फुर्सत में बोल रहा हूँ। तो 8 GB तक रैम ले लो। और दूसरा नंबर क्या होता है कन्फ्यूजन में, हार्ड डिस्क
और SSD में आके हम लोग सोचते हैं अबे हार्ड डिस्क तो 1 TB मिल रहा है और SSD मिल रहा है सिर्फ 250 GB, ये क्या है 500 GB। अभी रेट बढ़ गया 500 GB पे तुमको 3-4 हज़ार रुपये रेट बढ़ जाएगा। और अगर तुम हार्ड डिस्क ले रहे हो 1 TB दे रहा है, फिर भी 2-3 हज़ार रुपये कम पड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क जो है कि थोड़ी सस्ती आती है और ओल्ड टेक्नोलॉजी है, याद रखना, ओल्ड पहले की है। और SSD क्या है, नया टेक्नोलॉजी है। और हार्ड डिस्क से बेनिफिट नुकसान ये है कि हार्ड डिस्क जो है कि वो अंदर CD रहता है, वो चलता है, डिस्क चलता है, CD में बोल रहा हूँ, डिस्क चलता है तब जाकर तुम्हारा डेटा आता है। और SSD में क्या है, चिप वाला होता है, जैसे मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर तो डिस्क तो है नहीं, मेमोरी कार्ड जैसे है वो लगा होगा, तो ऑब्वियसली जब डिस्क चलेगा तो लेट तो होगा डेटा ट्रांसफ़र में। और चिप में तो तुरंत इंस्टेंटली होता है, तो वही MBPS हाई देता है। और हार्ड डिस्क में क्या होता है कि डिस्क जब रहता है, जब डिस्क चलेगा तो मोटर भी चलेगा, तो करंट कंजप्शन भी जाएगा, करंट भी लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और SSD में तो चिप है, उसमें तो मोटर है नहीं, तो बैटरी बैकअप तो ठीक रहेगा ओवरऑल। तो इसलिए कि उसका बैकअप बढ़ेगा तो इससे रेट भी बढ़ जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि SSD ही लेना, SSD अच्छा रहता है। अगर बजट कम है तो देख लेने का, कम ही लगाओ 250 GB ले लो। हार्ड डिस्क एक्सटर्नल में ले लो, उसमें देखो जो भी लैपटॉप उसमें एक्सटर्नल का हार्ड डिस्क लगाने की जगह रहता है, उसमें ये हार्ड डिस्क लग गया और SSD लगाने का भी जगह रहता है। अभी आजकल तो NVMe का भी जगह दे रहा है सभी मदरबोर्ड में, ऑलमोस्ट मदरबोर्डों में। तो NVMe भी क्या है, वो भी है, हार्ड डिस्क ही है, SSD वाली अच्छी वाली, महंगी है थोड़ी, तो वो भी है। लेकिन जो बंदा एक बार अगर SSD में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के चला लिया है ना, वो हार्ड डिस्क में चलाएगा ना तो उसको लगेगा कितना स्लो है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी स्लो होती है। और SSD में क्या होता है, बहुत फास्ट होती है। ये 2013 से कैसे खींच लिया हूँ, इसलिए क्योंकि पहले रैम 2 GB था, फिर 4 GB और लिया तो 6 GB होगा, फिर 8 GB खरीदा तो 2 GB निकाल दिया, तो 4-8 का निकाल के 12 GB कर दिया। फिर SSD लगाया, इसमें पहले क्या था कि CD-ROM था, CD ड्राइव, तो उसको निकाल दिया। कभी कौन CD डाल के कुछ करता है, कुछ नहीं, सब पेन ड्राइव जमाना है। और उसके बाद से एवरीथिंग अवेलेबल है नेट पे। अभी का स्पीड तो क्या ही पूछना, 150 MBPS हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए CD का तो फ्यूचर ख़त्म हो गया मेरे नज़र में। तो मैंने हटा दिया, CD के प्लेस में ला के SSD कैडी के साथ बिठा दिया और उसी में OS को इंस्टॉल कर दिया, बेहतर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो है, अच्छा चल रहा है। तो ये हो गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग और हमारा वेब डेवलपर के लिए कि i5 लो या फिर Ryzen 5 ले लो। Ryzen 3 भी है, कुछ हद तक चलेगा, लेकिन Ryzen 3 भी तुम्हारे को 30 के आसपास ही पहुंचेगा, 35-34। और Ryzen 5 जो पड़ेगा तुमको 50 के आसपास पड़ेगा, 51-50 ऐसा पड़ेगा। और जो नॉर्मल यूज़ के लिए यूज करना था, जैसे कि हाल उसका MS ऑफिस, वर्ड, ये सब यूज करने का है, मूवी देखना है या फिर डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए i3 चल जाएगा, या फिर Ryzen 3 ले लो। ऐसा i3 तक ही लो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ i3 ज़्यादा लोएस्ट i3 लेने का और Ryzen 3 लेने का अगर Ryzen में जाना है तो। Ryzen और इंटेल क्या है ना, वो महंगी आती है इंटेल, और Ryzen सस्ता आता है। तो ज़्यादा अगर काम अगर वर्कलोड रहता है तो हम AMD सजेस्ट करते हैं, AMD में जाओ, Ryzen 3, Ryzen 5 जितना ऊपर बढ़ सकते हो। आज जो गेमिंग लोग खेलते हैं ना, अभी गेम क्या होता है ना, सिंगल कोर बना रहता है, सिंगल थ्रेड, तो उसके लिए ना इंटेल का प्रोसेसर बेस्ट रहता है, क्योंकि सिर्फ गेम ही चलता है ना, तो इंटेल प्रोसेसर मजबूत रहता है, खींच लेता है। और जो लोग बहुत सारे जो मल्टीटास्किंग करते हैं उसके लिए AMD है, क्योंकि AMD सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग। और AMD को प्रोसेसर को आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे गाड़ी का होता है ना कि कुछ गाड़ियों का जो एवरेज भागने का पिकअप होता है ना, वो मिस्त्री लोग ला के बढ़ा देता है कि हाँ उसको खोल दिया तो 10-20 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा भागेगा। तो वैसे ही AMD में फीचर मिलता है कि तुम ला के आप मैनुअली बढ़ा सकते हो कि इतना मुझको ये प्रोसेसर यूज करना है, तो बढ़ जाएगा 10-5% एक्स्ट्रा उस पर प्रोसेसर पर लोड ले लेगा, उठा लेगा वो। बाकी रिस्क रहता है आपके ऊपर, जैसे गाड़ी का भी ज़्यादा लोगे तो रिस्क तो रहता है ना, ज़्यादा बढ़ा देगा तो वैसे अपने हिसाब से आप उसको ऑप्टिमाइज करने के फीचर रहते हैं। इंटेल में नहीं रहता है, इंटेल फास्ट रहता है, अच्छा रहता है, हम भी इंटेल ही यूज़ कर रहे थे, अच्छा रहता है। लेकिन AMD भी मस्त है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा है, रिव्यू देखा है,
लोगों के यूजेस के हिसाब से मैंने रिव्यू पढ़ा है, बहुत अच्छा है। जो कंपनी में काम करता है उसमें Ryzen 5 है, अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक बार नया हो तो Ryzen का भी, अगर जो इंटेल यूज कर रहा है, अगर इंटेल के लायक काम है तो इंटेल ही यूज करो। आज जो कंफ्यूज है क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो काम के हिसाब से डिसाइड करो यार कि मैं इंटेल लूँ कि Ryzen 5 लूँ, या Ryzen 3 लूँ कि इंटेल का i3 लूँ। ऐसा करके आप सेलेक्ट कर लो, समझ में आ जाएगा आपको। तो यही था इस वीडियो में बात करने का मकसद, और काफ़ी 10 मिनट तक का मैंने खींच दिया है वीडियो। चलो, हो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव दिया होगा। अभी मेरे को बनाना आता नहीं है, ऐसे ही बस कर दिया, जो बोलना था बोल दिया, बीच बीच में भूल भी गया, फिर याद आया फिर से बोला, तो ऐसे ही करा। चलो बाय।